नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी जीन पियाजे के बारे में होने वाली है। आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं और ये टॉपिक आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें तो हमने आपके जनवरी 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पहले ही प्रयास में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ में पास किया है और आपकी जो क्लासें हैं वो आपकी शुरू हो चुकी हैं। हम आपको वही कंटेंट कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है अपने एग्ज़ाम के लिए? बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पढ़नी हैं, तो हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आती हैं। हम वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में नहीं आती हैं। क्या फ़ायदा उन चीज़ों को पढ़ के जो हमारे एग्ज़ाम में आए ही ना। तो बात करेंगे अगर आज की क्लास की, तो आज हम आपको जीन पियाजे के बारे में बताने वाले हैं। आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए अगर कोई 100% टॉपिक आने वाला होता है तो उसमें पहला नाम इनका होता है। ये टॉपिक आपका 100% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। इनके बारे में पूछा जाएगा आपको जीन पियाजे की, उसके बाद इनकी अवस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम आपको बता देंगे। इनकी अवस्थाओं के अंदर बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बालक करता है, तो वो कौन सी अवस्था में कौन सी क्रियाएं करता है इसके बारे में भी इसमें हमने आपको डिटेल में बताया है। ऐसा समझिएगा आप लोग कि इस क्लास को पढ़ने के बाद में आपका जीन पियाजे से प्रश्न बाहर नहीं निकलेगा, इस बात का आप लोग यकीन रखिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जैसे अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो क्लास अपलोड होती है वो आपको टाइम पर मिल जाएगी। क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिएगा तो शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहली इनकी अवस्थाएं हमने आपको बताई हैं कि कौन कौन सी होती हैं। तो 4 अवस्थाएं होती हैं, डिटेल में इनके बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करिएगा जरूर से, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा क्लास को सभी दोस्तों के साथ में, क्योंकि आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के जुड़ाव के साथ में ही हम आगे बढ़ेंगे और क्लास को इतनी बेहतरीन तरीके से रखेंगे कि वही कंटेंट होगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। अदर चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं जो आपके एग्ज़ाम में ना आए। तो जीन पियाजे थे कौन? तो जीन पियाजे जो थे वो एक स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे, एक मनोवैज्ञानिक थे ऐसे समझिएगा। तो इनके बारे में जानते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मकता पर बल दिया और संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। पियाजे का सिद्धांत विकास की अवस्था का सिद्धांत भी कहलाता है। अब विकास की अवस्था का सिद्धांत क्यों कहलाता है? क्योंकि इन्होंने बालक के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है, तो उनके इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसे विकास के अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि आपके शब्द आया संज्ञान। ठीक है, क्या शब्द आया? संज्ञानात्मक संज्ञान। तो ये क्या है? तो संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, धारणा, प्रतिमा, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान आदि मानसिक क्रियाएं निहित होती हैं। ठीक है, इसमें सभी मानसिक क्रियाएं आती हैं आपकी, वो आपका संज्ञान कहलाता है। जीन पियाजे के बारे में इन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। बच्चे के बारे में, उसकी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया है और उनकी अवस्थाओं का निर्धारण किया है। ठीक है, कि इतने से इतने साल के बच्चे क्या प्रतिक्रिया करते हैं, क्या क्रिया करते हैं। ठीक है, इनकी 2 अवस्थाएं, एक तरीके से इनकी अवस्था का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या इनकी अवस्था को विकास की अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे के बारे में आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा जीन पियाजे के बारे में जो आता है वो आता है इनकी अवस्थाओं को लेकर के। अब आप देख लीजिएगा कि संवेदी गामक में आप क्लास में 1 से 2 ही उनके बारे में विशेषताएँ जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इनकी बहुत सारी विशेषताएँ रखी हैं। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ बताई हैं। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली अवस्था है वो आपकी है संवेदी गामक या संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ये बच्चा देखिए एप्पल खा रहा है, ये जीन पियाजे जी हैं। ठीक है, तो जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो आपकी क्या होती है? संवेदी गामक अवस्था होती है, यानी बच्चा जो है वो इंद्रियों से सीखता है। बच्चा क्या करता है? इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, छूकर चीज़ों को सीखता है, चखकर चीज़ों को सीखता है, देख करके चीज़ों को सीखता है। ठीक है, चूसने की क्रिया प्रबल होती है। देखिए छोटा बच्चा है 2 वर्ष तक का, उसे कोई भी चीज़ पकड़ा दीजिए वो उसे चाटने लगेगा, जीभ से उसे टच करने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग टीचर बनने वाले हैं, आप लोग भी इस चीज़ को देखिएगा कि जब बच्चा है वो उसको चखेगा, पहले देखेगा खाकर, कोई चीज़ उसे पकड़ा दीजिएगा उसे चखेगा पहले। ठीक है, तो इसमें चूसने की या चखने की प्रक्रिया होती है, क्रिया इसमें प्रबल होती है।
और आप लोग भी आने वाले समय में एक अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हैं। बच्चों के बारे में आप जितना ज़्यादा ज्ञान होगा आपको, उनके बारे में उतना ही अच्छी तरीके से आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है, अगला आपका है कि दोहराने की क्रिया प्रबल होती है इनमें। ठीक है, कोई भी चीज़ हो तो उसको बार बार करते रहेंगे, हाथ हिला रहे बार बार हाथ हिलाते रहेंगे, या कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको बार बार करेंगे। ठीक है, उलटना पलटना छूना जानबूझकर मानसिक क्रियाएं करते हैं। ठीक है, खिलौना छुपा देने पर खोजते हैं, चीज़ खो गई फिर उसको इधर उधर देखेंगे। छोटे बच्चे को जैसे बजाने वाला खिलौना आता है, उसको रख दिया फिर इधर उधर देखेंगे पलट 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 के कहाँ गया। ठीक है, प्रयत्न एवं भूल से सीखते हैं, वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं। छोटा बच्चा है और उसके पास तुमने मोबाइल रख दिया अपना, तो वो 1000 कोशिश करेगा लेकिन उस मोबाइल को नीचे जरूर गिराने की कोशिश करेगा। ठीक है, हाथ लगाएगा, उसमें पैर लगाएगा, खुद से रखता हुआ जाएगा, उसको मतलब उसको गिराने की कोशिश जरूर करेगा वो। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और चीज़ें जानते हैं। वस्तु स्थापत्य का गुण आ जाता है। ठीक है, क्या होता है, तो इसमें वस्तु स्थापत्य का गुण आ जाता है, और जिन वस्तुओं को उनमें समझ नहीं होती उनके बारे में सोचने लगते हैं। मतलब कोई वस्तु है जैसे कहाँ रखी है, अब जैसे बच्चे को हम बार बार बॉल दिखा रहे हैं तो बच्चे को एक तरीके से समझ में आने लगता है कि ये बॉल है और ये ऐसी होती है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में वो जानने लगता है। क्लास को जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी जो क्लास है वो आपको टाइम पर मिल जाएगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस बार को हमें देखिए ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको पता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा जो सिलेबस है वो चेंज हो जाए और हमारा एग्ज़ाम थोड़ा कठिन हो जाए, तो हमें उन चीज़ों से बचना है, हमें अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तो इसलिए कहते हैं कि इस बार की मेहनत जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन एग्ज़ाम कठिन होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, पास तो बहुत ही कम नाम मात्र के बच्चे हो रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों को दूर करना है। हम अपनी बता दें तो तैयारी में कम मेहनत करके भी पास हुआ जा सकता है, वो आप लोगों को करना है। चाहे आप लोग घर से तैयारी कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा समय निकालिएगा, आप इस क्लासों को देखिएगा, आपका पूरा कंटेंट आपके एग्ज़ाम तक कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने से वो आपका कंटेंट आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। दूसरी जो आपकी अवस्था होती है, जीन पियाजे ने जो बच्चों के बारे में बताई है, वो आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, आपको यही पूछेगा कि 2 से 7 वर्ष का, ये भी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बच्चों में जीववाद का गुण किस अवस्था में पाया जाता है। तो बच्चों में जीववाद का गुण आपका जो है वो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए उनकी अवस्थाओं को ध्यान से पढ़ते रहिएगा, नोट्स लिखिएगा। नोट्स अगर आप लोग ना लिख सकें तो आप लोग उनका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। कभी कभी ये काल भी पूछ लिया जाता है कि कितने से कितने वर्ष तक की ये अवस्था होती है। इस अवस्था में पूर्व चालन की अवस्था भी कहते हैं। इस आयु काल में बालक को घटनाओं एवं वस्तुओं में अर्थ का ज्ञान हो जाता है। इस दौरान वह नई सूचनाओं एवं अनुभवों को ग्रहण करके सीखता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, मतलब नई नई सूचनाओं को ग्रहण करता है, नई नई चीज़ों के बारे में सीखता है। बच्चे में जीववाद का गुण पाया जाता है। जीववाद क्या है, ये जो शब्द आया ये क्या है, मतलब बच्चे को ये लगता है कि कोई भी चीज़ हमने उसको दी वो जिंदा है। अब जैसे बच्चा जा रहा है, बच्चे पड़ोस में एक बच्चे के पास एक डंडा रखा हुआ है, धोखे से बच्चे का पैर उस डंडे में लग गया, आप गए आपने डंडे में 2-3 थप्पड़ मार दिए, तो इससे बच्चे को ये लगता है कि डंडा को मारा गया है, इसलिए कि उसको भी दर्द हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे बच्चा निकलता हुआ जा रहा है, उसको गेट में उसका पैर लग गया, तो आपने कहा अरे गेट को मारूंगा, बच्चा रोने लगा। तो जब आपने गेट को मारा तो बच्चा शांत होकर हंसने लगता है, तो उसे ये लगता है कि उस पर भी मार पड़ी है। यानी बच्चा ये नहीं समझता ये निर्जीव है, वो सजीव और निर्जीव में अपना अंतर नहीं कर पाता। तो ये जो अवस्था पाई जाती है वो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत पाई जाती है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि एक बच्चा दौड़ते समय एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। उसके पिताजी या उसके भाई ने उस पत्थर में 2 थप्पड़ या मतलब कि 2 थप्पड़ मार दिए, इससे बच्चा हंसने लगा। तो उस समय बच्चे में कौन सी अवस्था पाई गई, तो आप लोग बताएंगे कि उस समय बच्चे में जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पाई गई। और ये जो गुण है वो आपका जीववाद का गुण कहलाता है, जिसमें बच्चे को ये लगता है कि जो सामने वाली चीज़ है वो जीवित है। जो है उसमें बच्चे में अपलटावी का गुण पाया जाता है, मतलब बच्चे को छोटी बड़ी चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता। एक बच्चे के सामने एक चौड़ी चीज़ रखी जाए परंतु छोटी रखी जाए, ठीक है, मान के चलिएगा ऐसे एक चीज़ बच्चे के सामने ये रखी जाए,
ठीक है, और ये एक वस्तु बच्चे के सामने ये रखी जाए तो बच्चा इस वस्तु को ज़्यादा बड़ा समझेगा और अच्छा समझेगा, यानी कि चौड़ी वस्तु को जो है वो कम समझेगा। तो ये जो बच्चे में गुण पाया जाता है। जैसे अगला जो गुण की बात करें तो बच्चा इसमें क्या करता है कि बच्चे में जोड़ कर लेगा लेकिन जोड़ की क्रियाएं नहीं समझ पाता, यानी कि बच्चे को जैसे एक क्रम में लगा दिया जाए, छोटे से बड़े क्रम में चीज़ों को लगा दिया जाए तो बच्चा बड़े से छोटे क्रम में नहीं लगा पाता, मतलब उस चीज़ों को पलट नहीं पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी इसी अवस्थाओं में कुछ और इसकी विशेषताएं हैं। उनमें है आपकी पहली, बच्चा अनुकरण एवं खेल द्वारा सीखता है। ठीक है, बच्चा चीज़ों को अनुकरण करता है एवं खेल द्वारा। अनुकरण किसे कहते हैं? तो जो चीज़ों को बड़ों के द्वारा या जिसको वो बच्चा देख करके सीखता है, जिन चीज़ों को बच्चा देख करके सीखता है अनुकरण के द्वारा सीखना कहते हैं। गणितीय संक्रियाएं जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेता है परंतु उसके पीछे नियम को नहीं समझता। मुद्रा छोटी बड़ी चीज़ों में फर्क नहीं कर पाता और बच्चा अहम केंद्रित होता है, मतलब बच्चे को ये लगता है कि वो ही सही है और पूरी दुनिया जो है वो उसी को देख रही है, वो जैसा करेगा वैसा ही होगा, वैसा ही सर्वमान्य है, वही सही है। तो ये जो गुण पाए जाते हैं वो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाए जाते हैं। अगली आपकी जो अवस्था है वो आपकी है मूर्त अवस्था। मूर्त अवस्था को कहते हैं इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 12 वर्ष की अवस्था आपकी होती है। किसी प्रत्यक्ष एवं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, इसे प्रत्यक्ष एवं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसे लिखने लेना किसी की जगह पे। इस अवस्था में बालक अंक, लंबाई, समय, भार जैसे प्रत्यय सीख जाता है, कैसे की जगह जैसे होगा, और जीववादी गुण खत्म हो जाता है, मतलब बच्चे की ये समझ में आ जाता है कि किवाड़ जो है वो उसमें जान नहीं है, डंडा में जान नहीं है, या कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें ठोकर लग जाती है उसमें, जैसे हम उसे पीटते थे तो उन चीज़ों में जान नहीं है, वो निर्जीव है, इन चीज़ों को वो समझ जाता है। ठीक है, भार एवं लंबाई में गड़बड़ नहीं करता। अभी हमने आपको बताया कि इतनी सी चौड़ी सी वस्तु, एक लंबी सी वस्तु, तो बच्चे को ये लगता था कि लंबी वाली वस्तु ज़्यादा बड़ी है, हमें इसी में चीज़ को चाहिए। तो ये गुण बच्चे में ख़त्म हो जाता है, वस्तुओं को क्रम निर्धारित करने लगता है, यानी कि जो बच्चा छोटी सी बड़ी चीज़ों को हम लगाते हैं तो बच्चा बड़ी से छोटी की ओर भी लगा लेता है और आगमन विधि का प्रयोग करने लगता है, मतलब उदाहरण से नियम की ओर चलने लगता है। ठीक है, तो ये जो विशेषताएं हैं वो आपकी मूर्त संक्रियात्मकता की विशेषताएं हैं, इनसे आपका बाहर नहीं आएगा पेपर में, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली जो आपकी विशेषता है वो आपकी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इस अवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये अवस्था 12 वर्ष से ज़्यादा की अवस्था जो है वो आपकी ये अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पूर्व अवस्थाओं को से ज्ञान प्राप्त एवं अनुभवों के आधार पर वस्तुओं के गुण दोष की पहचान करता है एवं वस्तुओं के बारे में जानता है, यानी कि वस्तुएं अपनी, जो बालक है वो अपनी पिछली जो जितनी भी जो प्रतिक्रियाएं की हैं, क्रियाएं की हैं अपनी अवस्थाओं के दौरान, उन चीज़ों से सीख जाता है, उन चीज़ों के बारे में जानने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब जो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में जान जाता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, उस चीज़ के बारे में सोचने लगता है ये चीज़ ऐसे कैसे हुई। जैसे बच्चे ने पढ़ा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो कहेगा पृथ्वी सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है, कैसे लगाती है। ठीक है, या चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, तो पूछेगा चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह क्यों है। तो ये जो क्यों वाला चक्कर होता है बच्चे को में अंदर क्यों वाली भावना आने लगती है, निगनात्मक तरीके से पढ़ने लगता है, यानी नियम से उदाहरण की ओर बच्चे को नियम का ज्ञान कराने लगते हैं। तो ये जो कुछ अवस्थाएं होती हैं आपकी जीन पियाजे के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा अगर आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लें। कोशिश ये करें कि इन अवस्थाओं को रटें नहीं, इन अवस्थाओं को समझें, पढ़ें। क्लासें आप लोगों के लिए लगातार चल रही हैं, लगातार पढ़ रही हैं चैनल पर, तो चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो क्लासें आपको टाइम पर मिल जाएंगी। देखिए, हम आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोग समझिएगा कि आप फालतू का कंटेंट बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इसी वजह से उनका एग्ज़ाम जो है वो नहीं निकल रहा है। हम अगर उन चीज़ों को पढ़ें जो केवल एग्ज़ाम में आती हैं, आपकी सीटेट एग्ज़ाम में कुछ चुनिंदा चीज़ें ही आती हैं जो आपका स्कोर करके जाती हैं, और हम उन्हीं चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम फालतू की चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। हम अगर सीडीपी पढ़ रहे हैं तो हम पूरे दिन सीडीपी पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम अगर मैथ लगा रहे हैं तो सीटेट में पूरे दिन हम मैथ ही लगा रहे हैं और कुछ नहीं लगा रहे हैं। हमें एक सब्जेक्ट को लेकर के नहीं चलना है, हर सब्जेक्ट को लेकर चलना है, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में हमारे जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो रहा है। जिन बच्चों ने 2 से 3 बार सीटेट देने के बाद में भी अपना एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया है, तो इस बार वो लोग एग्ज़ाम निकाल लें अपना, क्योंकि अगर आप लोग एक केवल सीटेट ही एग्ज़ाम निकालने में इतना समय लेंगे तो टीचिंग एग्ज़ाम निकालने में तो आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा।
हर बार ज़िंदगी देखिएगा, आज का समय ऐसा है कि सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। अब एक ही मौके में आपको उस चीज़ को हासिल करना है जो आप हासिल करना चाहते हैं। अब आपको ये नहीं होगा कि अरे अगली बार प्रयास करिएगा। अगली बार प्रयास का मतलब है कि आप कम से कम 10 साल बाद आपको मौका मिलेगा और तब तक आपकी एज रहे भी ना रहे। 19 में या 18 में जो भर्ती आई थी, 16 में सॉरी भर्ती जो आई थी आपकी, उसके बाद अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई है। ठीक है, अब आप समझिएगा कि उससे जो है यूपी की कोई भर्ती नहीं आई है। बात करें अगर यूपी की हम, तो आप समझिएगा शिक्षकों के लिए जो भर्तियां हैं वो कितनी कम हो रही हैं। आपको वो मौके नहीं मिल रहे हैं जो मौके आपको मिलने चाहिए। तो आपको तो बहुत ज़्यादा प्रयास करना है कि आप कहीं केवीएस में लग जाएं या बिहार में लग जाएं या अपनी अदर तैयारी करें। सीटेट आपके लिए इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार मौका मिले, हर साल मौका मिले। ये जो भर्तियाँ होती हैं आपकी 5 साल 10 साल के बाद आती हैं। तो हमें इस तरीके से तैयार होनी है कि जैसे ही भर्ती आए तो हम उसमें अगर हथौड़ा मारें तो मेरा हथौड़ा बिल्कुल सही जगह लगे और सीधा हमारा सिलेक्शन हो। इस तरीके से हमें सोच करके पढ़ना है। बार बार मौका नहीं देती है ज़िंदगी। अब टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो टीचर बनना है आपको, वो भी आपके लिए कठिन होता जा रहा है। देखिए आने वाले भविष्य में पता नहीं क्या हो सकता है। आपका सिलेबस चेंज हो जाए, आपका सीटेट का एग्ज़ाम और कठिन हो जाए, फिर तो आपको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो उन दिक्कतों से हमें बचना है। इस बार की तैयारी ऐसे करिएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो निकल जाए। पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना, तैयारी बेहतरीन तरीके से करिएगा। चैनल से अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्लास को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के साथ में ही हम आगे बढ़ेंगे और हर बच्चे तक वो क्लास को पहुँचाएँगे, हर बच्चे को वो कंटेंट पहुँचाएँगे जो हम अपने साथियों से उम्मीद रखते हैं, आपसे हम उम्मीद रखते हैं। महिलाएं जो हैं, जो लड़कियां हैं, जो तैयारी कर रही हैं आप लोग, तो आप लोगों से भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी अपनी क्लास को इसको शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग देखें इस क्लास को, जानें और उस चीज़ों को पढ़ें। तो हमें सही कंटेंट पढ़ना है, अच्छा कंटेंट पढ़ना है। चलते हैं इसी के साथ में। ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।